नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत गाजियाबाद से बड़ी खबर के साथ। धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट, जहां फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है शाहनवाज उर्फ बद्दो। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता है बद्दो। सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता था बद्दो। पुलिस ने बद्दो का फोन, सीपीयू का डाटा रिकवर किया है। तो गाजियाबाद धर्मांतरण मामले का आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो फर्राटेदार इंग्लिश बोलता था और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहता था। सबसे ज्यादा वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता था। और इसी के साथ आपको बता दें, पुलिस ने बद्दो का फोन और सीपीयू का डाटा रिकवर कर लिया है। तो कई बड़े खुलासों का इंतजार किया जा रहा है। धर्मांतरण के इस खेल के पीछे और कितने चेहरे हैं और क्या मंशा थी, इन तमाम चीजों को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तानी कनेक्शन की भी जांच होगी। इन तमाम चीजों को लेकर हर एक एंगल से बारीकी से पुलिस अब जांच करेगी। जहां महाराष्ट्र में गिरफ्तारी हुई है और इस दौरान बद्दो को गाजियाबाद लाया गया, जहां पुलिस ने बद्दो का फोन, सीपीयू का डाटा रिकवर किया है और इस दौरान खुलासे का अब इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता था शाहनवाज उर्फ बद्दो और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काफी ज्यादा इस्तेमाल करता था। ऑनलाइन गेम की आड़ में जिस तरीके से धर्मांतरण का ये बड़ा खेल बद्दो एक तरीके से कठपुतली की तरह चला रहा था, ऐसे में जो उसकी खूबियां हैं वो भी अब सामने आ रही हैं कि वो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था। लेकिन ये साफ है कि वो अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि किस तरीके से इस्तेमाल करते हुए लोगों को समझता था, पढ़ता था और उसके बाद मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता था, धर्मांतरण कराता था। तो ये बड़ी अपडेट मिल रही है सूत्रों के हवाले से शाहनवाज उर्फ बद्दो के बारे में। अब बद्दो से न्यूज़ वन इंडिया के 10 बड़े सवाल हैं कि आखिर गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का आइडिया कहां से आया, गेम में कौन कौन से लोग शामिल हैं, बच्चों को अपने जाल में कैसे फंसाते थे ये लोग, अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण कराया है, क्या सटीक आंकड़ा है, गिरोह के तार कहां कहां फैले हैं, तो नाबालिग के धर्मांतरण का मकसद आखिर क्या था, शहर के मदरसों के मौलाना का क्या रोल था, धर्मांतरण के लिए कहां कहां फंडिंग होती थी, फंडिंग के पीछे कौन और कहां से लोग थे, धर्मांतरण के बाद आगे का क्या प्लान था। तो ये 10 सवाल न्यूज़ वन इंडिया के, और इन सवालों के जवाब मिलने अब बाकी है। ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है और ऐसे में पूछताछ होगी। पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं इसका इंतजार रहेगा और लगातार न्यूज़ वन इंडिया की नजर भी इस बड़ी खबर पर बनी हुई है, क्योंकि ये बड़ा खेल चल रहा है और इस खेल जिस तरीके से ये उजागर हुआ है, हर कोई हैरान है इस खेल से कि आखिर ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से खबर मिली थी कि 5 राज्यों में 400 लोगों का धर्मांतरण कराया गया, ये बात कितनी सच है और क्या इस बात को बद्दो कबूलता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अगर ये बात सच होती है तो और ज्यादा गंभीर ये विषय है कि जो संख्या 2 थी जिसने सभी को हैरान कर दिया था कि ऑनलाइन गेम की आड़ में धर्मांतरण किया गया, अगर वो संख्या 400 सही निकलती है तो वाकई इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि और मासूम बच्चों को बचाया जा सके। लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ वन इंडिया के ये 10 बड़े सवाल कि धर्मांतरण के बाद आखिर बद्दो का प्लान क्या था, इन बच्चों के साथ क्या करना चाहता था, गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का आइडिया कहां से आया इन लोगों को, गैंग में कौन कौन इनके शामिल है, क्योंकि अब 2 लोगों पर एफआईआर थी, एक मौलाना और एक शाहनवाज उर्फ बद्दो पर, जो जिन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बच्चों को जाल में फंसाया गया, अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण कराया गया है, तो गिरोह के तार कहां कहां फैले हैं, यह भी बड़ा सवाल है। और इसी के साथ नाबालिगों के धर्मांतरण का मकसद आखिर क्या था, तो शहर के मदरसों के मौलाना का इसमें क्या किरदार था, तो धर्मांतरण के लिए कहां कहां से फंडिंग हो रही थी, इसको भी अब खंगालने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, धर्मांतरण का ये पूरा खेल स्टेप नंबर वाइज हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से धर्मांतरण किया गया, कौन सा वो ऐप था, कैसे उस ऐप के इस्तेमाल के जरिए बच्चों को जीतने का लालच दिया गया और लालच देते हुए उनका धर्मांतरण करा दिया गया, उनको 5 वक्त का
नमाजी बना दिया गया। गाजियाबाद से अब खबर, जहां पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, एक पुलिसकर्मी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, थोड़ी देर में सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें गाजियाबाद से मिल रही है, जहां पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, एक पुलिसकर्मी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, थोड़ी देर में सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। तो एक युवक की पुलिस की कस्टडी में मौत हो जाती है, जिसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था पर, और इसी के साथ एक पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। थोड़ी देर में सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस कस्टडी में मौत सवालों के घेरे में है, और इसी के चलते थोड़ी देर में एक पुलिसकर्मी की सस्पेंशन की कार्रवाई सामने आएगी। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पुलिस कस्टडी में युवक की मौत कैसे हो गई, क्या लापरवाही हुई है, और इसके चलते एक पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, और अब थोड़ी ही देर में सस्पेंशन की कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। लखनऊ के पारिजात अपार्टमेंट में फंसी लिफ्ट, जहां मेंटेनेंस कंपनियों पर विकास प्राधिकरण मेहरबान है, जहां पारिजात अपार्टमेंट के 11वें फ्लोर पर लिफ्ट फंस गई। 15 मिनट तक बुजुर्ग समेत 5 लोग लिफ्ट में फंसे रहे। लिफ्ट बंद होने से बुजुर्ग की हालत खराब हो गई। तो मेंटेनेंस किस तरीके से किया जा रहा है, बड़े सवाल अब इस पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर बुजुर्ग उसमें फंसे रहे, अगर कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। लखनऊ के पारिजात अपार्टमेंट का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां लिफ्ट फंस गई। मेंटेनेंस कंपनियों पर विकास प्राधिकरण जो है मेहरबान नजर आ रहा है, जहां पारिजात अपार्टमेंट के 11वें फ्लोर पर लिफ्ट फंस गई, और उस लिफ्ट में 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक बुजुर्ग भी थे, जिनकी तबीयत बिगड़ गई क्योंकि 15 मिनट तक लिफ्ट फंसी रही और बुजुर्ग उसमें फंसे रहे, और इस वजह से लिफ्ट खराब होने की वजह से उनकी हालत खराब हो गई। लखनऊ से अब बड़ी खबर, सपा कार्यालय में चल रही बड़ी बैठक। निकाय के चुनाव में वोटर लिस्ट से गायब हुए नामों को लेकर चर्चा हो रही है। तो सपा कार्यालय में बैठक चल रही है, जहां निकाय के चुनाव में वोटर लिस्ट से गायब हुए नामों को लेकर चर्चा, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने को लेकर यह बैठक चल रही है। बैठक में अखिलेश यादव, सपा महासचिव शिवपाल यादव मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद हैं, मतदाता सूची दुरुस्त करने के लिए बनाए प्रभारी भी बैठक में मौजूद हैं। तो मतदाता सूची दुरुस्त करने के लिए बनाए प्रभारी भी बैठक में मौजूद हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। स्कंदिता, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सपा कार्यालय में बड़ी बैठक चल रही है, वोटर लिस्ट दुरुस्त कराने पर चर्चा हो रही है, क्या अपडेट मिल रही है आपको? देखिए, इस वक्त हम सपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आपको बता दें सपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक चल रही है। बैठक का नेतृत्व खुद अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इसके अलावा महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सभी लोग बैठे हुए हैं, और खास करके वोटर लिस्ट दुरुस्त करने को लेकर ये चर्चा चल रही है। आपको बता दें विधानसभा चुनाव 2022 में और अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव में भी अखिलेश यादव की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि वोटर लिस्ट में तमाम जो कैंडिडेट हैं, तमाम जो लोग हैं, उनके नाम गायब है। उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे, और उसी को लेकर अब चर्चा चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और लगातार अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि खास करके वोटर लिस्ट पे किस तरीके से, वोटर लिस्ट को लेकर किस तरीके से काम किया जाए। तो इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी में तमाम जो लोगों को प्रभारी बनाया गया है, और वोटर लिस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अपने अपने जिले के जो लोग हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से जिनके नाम गायब है, उनको वापस कैसे नामों को शामिल कराना है, उसको लेकर अखिलेश यादव आज चर्चा
चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव में भी अखिलेश यादव जी का मानना था कि जो लोग हैं जो वोट नहीं डाल पाए, तो कहीं ना कहीं जब उनसे पूछा गया कि उनको अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम होता, उनको वोट देना होता, तो वो किसको वोट देते, तो कहीं ना कहीं उनका कहना था कि वो अखिलेश यादव को यानी कि समाजवादी पार्टी को वोट देते। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अफसोस है और हमेशा से वोटर लिस्ट को लेकर आरोप भी लगाया जाता रहा है और उसी को लेकर आज सपा कार्यालय में बैठक चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें, जो प्रशिक्षण शिविर करे गए हैं अखिलेश यादव के द्वारा, एक लखीमपुर में, दूसरा नैमिषारण्य की धरती पर, वहां पर भी वोटर लिस्ट को लेकर बातचीत हुई है। जो कमेटी बनाई गई है वोटर लिस्ट दुरुस्त करने को लेकर, जो प्रभारी बनाए गए हैं वो इसमें इस वक्त बैठक में मौजूद है, सारे लोग शामिल हुए हैं और खास चर्चा इसी को लेकर चल रही है कि क्या कुछ नाम है जो गायब हो गए हैं और किस तरीके से उनको फिर से ऐड कराया जा सकता है, क्या कुछ रणनीतियां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर होगी, उसको लेकर भी खास चर्चा इस वक्त देखने को मिल रही है। आपको बता दें, ऐसे तो लोकसभा चुनाव में पूरा 1 साल बाकी है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी का एक एक जो भी नेता की बात की जाए, एक एक नेता जिस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब लोकसभा चुनाव को लेकर एकदम तैयार हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से कमर कस ली है, चाहे वोटर लिस्ट को लेकर हो, बूथ कमेटी को लेकर हो, बूथ मैनेजमेंट को लेकर हो। अब अखिलेश यादव कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। लगातार वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां तो वो दौरे ही रहे हैं, वहां पे अपने जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा सपा कार्यालय में सभी लोगों को बुलाकर, जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको बुलाकर लगातार उनकी बैठक ले रहे हैं और इसी क्रम में आज भी ये बैठक चल रही है, जिसमें अखिलेश यादव के अलावा जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं और जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट को लेकर खास चर्चा चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें, अखिलेश यादव एक बूथ 20 यूथ के उसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, यानी कि उनका मानना है कि एक बूथ पर 20 युवाओं की 20 यूथ का जो है कमेटी बनाया जाएगा, जिसमें हर वर्ग के लोग होंगे, महिला, पुरुष, दलित, पिछड़ा वर्ग, सभी को शामिल करते हुए एक बूथ पे 20 यूथ का एक कमेटी बनाया जाएगा, जिसका खास फोकस वोटर लिस्ट पर होगा और अपने बूथ पर होगा। तो इस बार अखिलेश यादव पहली बार ऐसा है कि वो कैडर बेसिस पे, बूथ बेसिस पे पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। जब से नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट आया है, उसके अगले दिन से ही सपा सुप्रीमो जो है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। पहले उन्होंने जो हार की समीक्षा बैठक थी उस पर भी काम किया था और अभी जिस तरीके से लगातार बैठकें चल रही हैं, बैठकों का दौर जारी है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें कोई भी कसर अखिलेश यादव छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने को हो। और खास करके जो उन्होंने कहा है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ का जो नया नारा दिया है, उस पर अब अखिलेश यादव काम करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के लिए देखिए वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। बड़ी बैठक पर नजर बना के रखिएगा स्कंदता, आप बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अब खबर, यूपी में आईएफएस अफसरों का तबादला। आईएफएस दिव्या डीएफओ कानपुर बनी है। आईएफएस प्रणव जैन को डीएफओ अंबेडकर नगर बनाया गया है। आईएफएस बैमिक चंद्र ब्रह्म को मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर बनाया गया है। आईएफएस राकेश चंद्रा को वन संरक्षक अलीगढ़ बनाया गया है। आईएफएस एके कश्यप क्षेत्रीय प्रबंधक गोरखपुर वन निगम बने हैं। आईएफएस मनोज सोनकर वन संरक्षक देवीपाटन मंडल बने हैं। आईएफएस सुधीर कुमार शर्मा एमडी वन निगम का भी तबादला। तो आईएफएस सुधीर कुमार शर्मा पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ बने हैं। तो आईएफएस विष्णु सिंह वन निगम के नए एमडी बने हैं। तो ये बड़ा तबादला किया गया है, बड़ी जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी, आईएफएस अफसरों का तबादला किया गया है, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे देखिए तो उत्तर प्रदेश में तबादला नीति लागू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में तबादला नीति के तहत ऐसे सभी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले होने हैं जो एक जिले में 3 साल और एक मंडल में 7 साल बिता चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर के जो भी ऐसे अफसर हैं जो इस क्राइटेरिया में आते हैं उनके तबादले किए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश वन सेवा के 22 आईएफएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें एमडी वन समेत प्रदेश के बड़े पैमाने पर मुख्य वन प्रतिपादक, वन्य जीव संरक्षक, उसके अलावा बड़े पैमाने पर डीएफओ के तबादले पूरे प्रदेश भर में किए गए हैं। हालांकि इनकी संख्या 22 है।
22 ऐसे अधिकारी हैं जिनको नए स्थान पर तैनाती दी गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दुधवा नेशनल पार्क को लेकर चीजें उठी थी, वन अधिकारियों पर सवाल उठे थे, मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को लेकर जांच के भी निर्देश दिए थे। उसके बाद भी 3 डीएफओ, 3 रेंजर, उसके अलावा मुख्य वन संरक्षक, उसके अलावा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को पहले ही हटाया गया था और उसके बाद 22 और अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लगातार लंबे वक्त से एक पद पर जमे रहे वन अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया गया है, जिसमें प्रबंध निदेशक वन का भी स्थानांतरण हो चुका है। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़े तबादले किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। मैनपुरी में नकाबपोश बाइक सवारों ने किन्नर पर गोली चलाई। जहां इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल किन्नर को गोली नहीं लगी है। हाल ही में किन्नर सभासद निर्वाचित भी हुई है। फिलहाल घटनास्थल से पुलिस ने बाइक बरामद की है और बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बागपत में चुनावी रंजिश को लेकर दबंगों ने प्रधान पति को ग्राम पंचायत में घुसकर जमकर पिटाई की। 3 दबंगों ने लोहे के रॉड से हमला किया। दबंगों के हमले में ग्राम प्रधान पति लोकेंद्र गोस्वामी गंभीर रूप से घायल हुआ। हमले का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दबंगों के डर से घर में प्रधान दंपति कैद हुआ। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। दबंगों ने जमकर पिटाई की है और वीडियो भी सामने आया है। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जमकर पिटाई की है। ग्राम प्रधान पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन दबंगों की पिटाई की वजह से चुनावी रंजिश बताई जा रही है वजह, जिस वजह से प्रधान पति की इस तरीके से पिटाई की गई है। यूके SSSC पेपर लीक केस में ईडी की एंट्री। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिजनौर के धामपुर में केंद्रपाल के घर ईडी की छापेमारी। पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड था नकल माफिया केंद्रपाल। ईडी ने केंद्रपाल के घर और बैंक खातों को खंगाला है। ईडी की निगरानी में नकल माफिया केंद्रपाल की पत्नी देहरादून जेल में बंद है। नकल माफिया केंद्रपाल थाना धामपुर के टीचर्स कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ईडी की निगरानी में नकल माफिया केंद्रपाल की पत्नी, ईडी की एंट्री हो चुकी है अब इस पूरे मामले में, जहां पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड था नकल माफिया केंद्रपाल। ईडी ने केंद्रपाल के घर और बैंक खातों को खंगाला है और ईडी की निगरानी में है नकल माफिया। यूके SSSC पेपर लीक केस में ईडी की एंट्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से धांधलेबाजी की गई, पेपर लीक कराया गया, इसका ये पूरा बड़ा गिरोह था। और लगातार अब इस बीच ईडी की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है। ईडी ने तमाम बैंक खाते खंगाले हैं केंद्रपाल के। केंद्रपाल की पत्नी आपको बता दें देहरादून जेल में बंद है। थाना धामपुर के टीचर्स कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूके SSSC पेपर लीक केस में अब ईडी की एंट्री। बिजनौर के धामपुर में केंद्रपाल के घर ईडी की छापेमारी। पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड था नकल माफिया केंद्रपाल और अब ऐसे में ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी किस तरीके से अपनी कार्रवाई करती है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। एक्सक्लूसिव आपको न्यूज़ 1 इंडिया पर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईडी की टीम भी अब सक्रिय हो गई है इस पूरे मामले में। तो नकल माफिया की पत्नी देहरादून जेल में बंद है। यूके SSSC पेपर लीक केस में ईडी की एंट्री। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बिजनौर के धामपुर में केंद्रपाल के घर ईडी ने छापेमारी की है। तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, बैंक ट्रांजैक्शंस भी खंगाले जा रहे हैं और इसी के साथ अब जांच में जुट गई है ईडी भी। तो बड़ा ये पूरा मामला, जहां थाना धामपुर के टीचर्स कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है। केंद्रपाल जो कि मास्टरमाइंड था इस पूरे पेपर लीक मामले का, और अब केंद्रपाल के घर पर छापेमारी की है ईडी की टीम ने। तो बिजनौर के धामपुर के केंद्रपाल के घर पर ईडी की छापेमारी सामने आई है। तो पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड केंद्रपाल
नकल माफिया जिसके ऊपर गंभीर आरोप हैं, और इस बीच ईडी की भी एंट्री हो गई है और ईडी अब तमाम दस्तावेज खंगाल रही है, ट्रांजैक्शंस खंगाल रही है। इस बीच आपको बड़ी अपडेट दे दें कि देहरादून की जेल में बंद है नकल माफिया की पत्नी, केंद्रपाल की पत्नी भी जेल में बंद है। थाना धामपुर के टीचर्स कॉलोनी का पूरा मामला ये बताया जा रहा है। तो यूके SSSC पेपर लीक केस में ईडी की एंट्री हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में, ये पूरा मामला आप सभी को याद होगा किस तरीके से इस पूरे मामले की वजह से भर्तियां रुकी और जो अभ्यर्थी थे उनको भी परेशानी झेलनी पड़ी। इन सब के बीच अब जो मास्टरमाइंड था पेपर लीक का, केंद्रपाल, अब उस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का पशु प्रेम किसी से छिपा नहीं है। दुधवा नेशनल पार्क में एक के बाद एक कई बाघों की मौत से सीएम योगी एक्शन में है। बाघों की मौत पर सीएम किसी चूक को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। देखिए रिपोर्ट। बाघों का ऐशगाह दुधवा नेशनल पार्क इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि उनका ऐशगाह अब कब्रगाह बनता जा रहा है। दुधवा नेशनल पार्क में बीते 50 दिन के अंदर 4 बाघ काल के गाल में समा चुके हैं। बाघों की मौत ने सीएम योगी की त्योरियां चढ़ा दी। सीएम का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को हटाने के बाद एक और बड़े अधिकारी पर गाज गिरी है। टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर बी प्रभाकर और बफर जोन की डीएफओ सुंदरेश को हटा दिया गया। बरेली के मुख्य वन संरक्षक ललित वर्मा को दुधवा के फील्ड डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 3 क्षेत्रीय वन अधिकारियों, 2 उप क्षेत्रीय वन अधिकारियों और 4 वन दारोगाओं को हटाकर अन्य कार्यालयों से संबंध कर दिया गया है। यानी सीएम योगी अब दुधवा टाइगर रिजर्व में किसी भी चूक को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। दुधवा बफर जोन में 21 अप्रैल को 2 साल के बाघ की मौत हुई। पोस्टमार्टम में अंदरूनी अंगों के काम न करने से मौत की बात सामने आई थी। 21 मई को ही दुधवा बफर जोन के निगासन रेंज में 4 साल के बाघ की मौत हुई। आपसी संघर्ष में श्वास नली क्षतिग्रस्त होने से मौत हुई थी। 3 जून को दुधवा बफर जोन के गांव में 2 साल की बाघिन की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पेट खाली मिला था। 9 जून को दुधवा के मैलानी रेंज में 6 साल के वयस्क बाघ का शव मिला। आपसी संघर्ष में मौत की आशंका जताई गई। दुधवा में एक के बाद एक 4 बाघों और एक तेंदुए की मौत को गंभीरता से लेते हुए वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, अपर मुख्य सचिव वन मनोज कुमार सिंह और प्रधान मुख्य वन संरक्षक ममता संजीव दुबे की समिति गठित कर उसे दुधवा जाकर मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन मंत्री के नेतृत्व में जांच समिति के सदस्य शुक्रवार रात दुधवा पहुंचे और मामले की जांच करने के बाद शनिवार देर शाम लखनऊ वापस लौट आए। जांच समिति को दुधवा में गश्त और निगरानी में कमी और लापरवाही मिली थी। लखनऊ लौटने के बाद वन मंत्री ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें जांच के निष्कर्षों से अवगत कराया। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।